हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज जो हमको बात करने आज हमें बात करनी है संज्ञा के बारे में। ठीक है, देखिए, एक सूचना है आप सभी के लिए कि इसका व्याकरण की दृष्टि से जो सही उच्चारण है वो ज्या है, मतलब संज्ञा। जैसे मैंने अभी बोला ना संज्ञा, तो आप लोगों को एकदम लगा होगा कि ले ये संज्ञा क्यों, हम तो संज्ञा बोलते आते हैं, संज्ञा सुना है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कहूं कि इसका व्याकरणिक दृष्टि से आपको ज्या है, मतलब विशुद्ध जो इसका उच्चारण है ना, कैसे है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता भी देता हूं। देखिए, आप जानते होंगे कि हमारी हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात मैं जल्दी से आपको बताऊं तो क और जो श है, का और श मिलके क्या बनाते हैं, क्ष। ठीक है, ता और रा मिलके क्या बनाते हैं, त्र। क्लियर है। अब ऐसे ही जब हम आते हैं ज प्लस र पे, तो उससे ये जिसको आप ज्ञ बोलते हैं, ये ज व्याकरणिक दृष्टि से हम देखेंगे तो ज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप संयुक्त अक्षर में पढ़ते हैं श प्लस र, तो ये क्या बनता है, श्रम वाला जो बनता है श्र। क्लियर है। तो यदि हम बात करें, यानी कि जिस दिन जब हम आगे कभी वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे तब हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो आप सभी लोगों की मैं ये जानता हूं कि इसका उच्चारण जो करते होंगे, क्या करते होंगे, ज्ञ, है ना, ज्ञ उच्चारण करते होंगे इसका, संज्ञा। तो देखिए, मानक कुछ भी हो सकता है, मानक रूप जो भी है या प्रचलित रूप जो भी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्याकरणिक दृष्टि से इसका शुद्ध उच्चारण है, या यूं कहूं विशुद्ध उच्चारण है, वो क्या है, ज। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप बोलिए ज्ञ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी आप किसी परीक्षा का जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहां पे एग्जामिनर के मूड में आ गया तो वो पूछ लेता है। समझ गए आप बात को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये संज्ञा का, संज्ञा के इस टॉपिक में हमको करना क्या है, 3 प्रश्नों के सवाल उत्तर ढूंढने हैं। जैसे एक, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार की बात करेंगे, इसके भेद प्रकार, इसकी परिभाषा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यदि हम इसकी जो शब्द की व्युत्पत्ति है, जो ये संज्ञा शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम बात करें, तो मैं आपको बताऊं ये किससे, सम प्लस जा। यदि सम धन जा हम लेते हैं, सम धन जा, सम धन जा। ठीक है, यानी कि सम धन ज। अब इसमें सम क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि सम उपसर्ग है ना। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें 22 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जो क्या, जो तत्सम है। ये आप जानते होंगे, जो तत्सम है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, अब तो जो संज्ञा है, संज्ञा में ये सम उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि ये सम उपसर्ग लगा हुआ है संज्ञा में, तो जिसका अर्थ हुआ सम्यक रूप से। क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ सम्यक रूप से। ठीक है, अब ये जो ज्ञ है, जिसको आप ज्ञ बोलते हैं, या ज्ञ जो है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ जानना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ जानना। यानी कि क्या कह सकते हैं मित्रों, सम्यक रूप से जानना ही संज्ञा है। ठीक है, अब हम सम्यक रूप से किसको जानते हैं, सवाल ये भी एक बड़ा है। तो इस संसार में आपके मस्तिष्क में जो भी पदार्थ आते हैं वो सब संज्ञा है। पहाड़ आ जाए, पर्वत आ जाए, नदी आ जाए, पंखा आ जाए, माता पिता आ गए, चाचा जी का चेहरा आ गया, कुछ भी आ गया, इत्यादि इत्यादि, तो वो सब जो पदार्थ हैं वो क्या हैं, वो संज्ञा के बारे में बात करेंगे। आप पूरा दिन में देखिए, 24 घंटे में आपके मस्तिष्क में जो आता है, मैं कह रहा हूं संसार में सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, यानी कि पूरा संसार संज्ञाओं से निर्मित है, या आप कहें, आपकी बात में कहूं तो संज्ञाओं से निर्मित है। ठीक है, तो हमने कहा सम्यक रूप से जानना संज्ञा है, संज्ञा है। अब लेकिन सवाल एक ये मन में आएगा कि सम्यक रूप से हम जानते कब हैं, भाई कब जानते हैं हम सम्यक रूप से, हम सम्यक रूप से कब जानते हैं। तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ, सम्यक रूप से जानना। लेकिन अब हम कहें कि हम सम्यक रूप से कब जानते हैं, तो तब जानेंगे जब किसी चीज का क्या होगा, विभेदक होगा।
विभेदक। विभेदक का अर्थ क्या हुआ? भेद करने वाला। अब यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है, भेद करने वाला, लेकिन गुण में नहीं, पदार्थ में भेद करने वाला। चलिए उदाहरण से समझिए। आप कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि संसार में सभी पुरुषों का नाम राम हो और सभी स्त्रियों का नाम सीता हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो नाम क्या करता है? नाम विभेद करता है। तो राम नहीं, नाम क्या हुआ? नाम हुआ विभेदक। बात समझ में आ गई? यानी कि संज्ञा क्या हमने बताया, संज्ञा कब जानेंगे किसी को सम्यक रूप से? जब विभेदक होगा। विभेदक क्या होगा? यानी कि विभेद करने वाला क्या होगा? तो विभेद करने वाला क्या होगा? विभेद करने वाला होगा नाम। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ने को मिल जाता होगा कि संज्ञा का जो पर्यायवाची है वो नाम भी है। ठीक है, अब नाम तो इस संसार में अनंत है, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको एक क्या कहते हैं? महानाम भी कहते हैं। महानाम भी इसका एक पर्यायवाची मिलता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? तो नाम क्या करता है? नाम विभेदता उत्पन्न करता है, विभेद करता है। ठीक है, तो इस संसार में जिसके भी हम नाम दे सकते हैं, जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे देखिए पदार्थ है। अभी मैं आपको केवल समझाने वाली बात कर रहा हूं, जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है ना, जो आपको रटते हैं, आप आए हैं, वो तो आपको यहां भी मिल जाएगा पीपीटी में, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि आप रटे ना, आप केवल समझ लें। ठीक है, तो समझाने वाली बातों की बात कर रहा हूं अभी। तो जैसे पदार्थ है, अब पदार्थ किससे बना है? पदार्थ बना है पद धन अर्थ से, यानी कि जिस भी पद का अर्थ है वो पदार्थ है। बात क्लियर है? तो ये हम संज्ञा के शब्द के बारे में जान सकते हैं इससे। ठीक है, अब यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ है, ठीक है, जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, जिस पदार्थ को भी हम नाम दे सकते हैं, वो क्या है? वो संज्ञा है। तो हमने देखा क्या? संज्ञा। संज्ञा क्या? नाम। नाम क्या करेगा? नाम तो अनंत है, इसलिए एक इसका क्या मिल जाएगा पर्यायवाची? महानाम भी मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो हम संज्ञा के जो शब्द हैं उनके बारे में जाना। अब हम क्या करेंगे? अब हम संज्ञा की जो सैद्धांतिक परिभाषा है, सैद्धांतिक परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको आगे पीडीएफ में इसकी दे दूंगा, पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, जो यहाँ पे लिखा है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, यानी कि संज्ञा के शब्द की जो व्युत्पत्ति वाली बात है उस पे हम आते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा हमने? व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले जो शब्द हैं उनको हम संज्ञा कहेंगे, उनको हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको यह समझना होगा कि पदार्थ का नाम संज्ञा है, पदार्थ नहीं। जैसे आपके सामने जो मैं हूं, मुझे ललित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हाड़ मास का जो पुतला है ये पदार्थ है, ये संज्ञा नहीं है। लेकिन इस पदार्थ का जो नाम है, इस शरीर का या इस पदार्थ का जो नाम है जो कि ललित है, वो संज्ञा है। मेरे हिसाब से बात स्पष्ट हुई होगी। पदार्थ का नाम संज्ञा होता है, पदार्थ संज्ञा नहीं होता। समझ पाए आप मेरी बात को? पदार्थ का नाम संज्ञा है। जैसे आप देखिए, जैसे मैंने ये घड़ी पहनी है, ठीक है, अब ये घड़ी है, घटिका है, मैं जो भी कह लूं, तो ये जो पदार्थ है ये पदार्थ संज्ञा नहीं है, इसका जो नाम है घड़ी वो संज्ञा है। मान लीजिए इसका नाम कुछ और होता, इसका नाम होता कुसुम, मान लीजिए सब इसको कुसुम कहते, तो ये जो कुसुम नाम हुआ ये संज्ञा होता। समझ पाए? मेरा जो नाम है ललित वो संज्ञा है, ना कि ये हाड़ मास का पुतला जो मैं आपके सामने बैठा हूं। समझ पाए इस बात को मेरी को? चलिए अब देखो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे दो शब्द लिखता हूं, इनको देखो और थोड़ा समझो। जैसे लिंग होता है, ठीक है, लेकिन लिंग धारण करने वाले को क्या कहते हैं? लिंगी। समझ पाए? जैसे अवयव हम लिखते हैं, अवयव, अवयव को धारण करने वाला क्या हुआ? अवयवी। बात समझ पाए? इसी प्रकार से संज्ञा, अब संज्ञा को धारण करने वाला क्या हुआ?
जो संज्ञा को धारण करता हो वो क्या हुआ? संजयी। समझ पाए? जो संज्ञा को धारण करता हो वो क्या हुआ? संजयी। तो संज्ञा क्या हुई? पदार्थ का नाम। पदार्थ क्या हुआ? संजयी। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक आशय समाप्त हो जाता है। संज्ञा क्या है? बात क्लियर है? यहां पे मेरा यह आशय समाप्त हो गया कि संज्ञा क्या है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करते हैं जो आधुनिक हिंदी व्याकरणविदों ने मतलब आपके मोटे तौर पर जो संज्ञा के 3 भेद किए हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ने के लिए किताबों में 5 भेद भी मिलेंगे। ठीक है, द्रव्य वाला और समूह वाले को अलग वो कर लेते हैं, लेकिन अभी हम 2 प्रकार से जानेंगे। जैसे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? आधुनिक हिंदी व्याकरणविद जो हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो प्राचीन व्याकरणविद थे उनकी मान्यता क्या थी। समझ पा रहे हैं मेरी इतनी बात को? तो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे जो संज्ञा है, ठीक है, जो हमने कहा आधुनिक व्याकरणविद हैं वो क्या करते हैं, इसको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे वो एक कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक उन्होंने कहा। एक उन्होंने कहा जातिवाचक, क्या कहा? एक कहा जातिवाचक, फिर एक कहा उन्होंने भाववाचक। ठीक है, आगे बात करेंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब जाति, ये व्यक्तिवाचक क्या हुआ? व्यक्तिवाचक के बारे में ध्यान रखना है, किसी विशेष इकाई का बोध कराए। इकाई हो और विशेष हो, विशेषता हो उसमें। अभी बात उदाहरण से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। जातिवाचक में क्या हुआ? जहां हमें विशेष इकाई का बोध नहीं होता। ठीक है, भाववाचक में भाव वाली बातें आएंगी, आगे करेंगे। सही है, अब यहीं पे क्लियर कर दूं, जो प्राचीन व्याकरणविद थे वो क्या करते थे, इस जातिवाचक के भी 2 भेद कर देते थे आगे। ठीक है, कौन सा? एक कर देते थे वो समूहवाचक, ठीक है, और एक कर देते थे द्रव्यवाचक। समझे आप मेरी बात को? तो इस तरीके से ये 5 हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या किताबों में पढ़ने के लिए क्या मिलता है कि यदि हम भेद की बात करते हैं तो सीधे वो 5 भेद बता देते हैं। बात क्लियर है? लेकिन परीक्षा में 3 भी पूछा जा सकता है और 5 भी। अब यहां पे सवाल आ जाए कि 3 और 5 दोनों दे दिए हो तो क्या करें? तो आप 3 वाले को मानेंगे बच्चे। ठीक है, लेकिन कई बार वो ऐसे करता है, ऐसे करेगा नहीं कि 3 और 5 दोनों एक साथ दे दे, ऐसे नहीं करता है पेपर में। लेकिन अगर बाई चांस मैं एक्सट्रीम मान के चल रहा हूं, हो जाए ऐसा, तो आपको 3 वाले को सही मान के चलना है। क्यों? क्योंकि हम जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जानते हैं। मेरी बातें स्पष्ट हो रही होंगी मुझे लगता है। चलिए, ठीक है, तो ये हो गई। अब आपको जैसे मैं आगे बता दूंगा, ये आगे जो पीपीटी होगी, जो स्लाइड होगी, उसमें 3 और 5 होंगे और फिर मैं आपको डिटेल से उनके बारे में बता भी दूंगा। तो जब लिखने वाली बात आएगी, जो नोट डाउन करने वाली चीजें होंगी, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। समझ पाए? अभी पूरा फोकस रखिए समझने पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कैटेगरीज के थ्रू बता देता हूं, जैसे वर्गीकरण करके मैं आपको खुद दिखा देता हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा व्यक्तिवाचक, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया जातिवाचक। समूह को, ये भाववाचक को भी छोड़ देते हैं, हम केवल व्यक्ति और जाति में अंतर करके समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम ललित है, तो हमने अभी आपको बताया था कि नाम क्या है? पदार्थ नहीं, पदार्थ का नाम क्या है? संज्ञा है। लेकिन इस पदार्थ की, इस संज्ञा की, इसकी जाति क्या हुई? तो मैं क्या हूं? मैं मनुष्य हूं। समझ पाए? तो इसमें मनुष्य आप ले सकते हैं, इसमें प्राणी भी जाति में आएगी, व्यक्ति भी जाति में आएगा, इंसान भी जाति में आएगा। समझ पाए? इंसान, आदमी, ये जाति में आएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि मैं पुस्तक हूं, मान लीजिए मैं किसी पुस्तक को कहता हूं, कोई भी, कि पुस्तक है, तो पुस्तक में मैंने केवल पदार्थ बताया है, यानी कि पुस्तक क्या होगी? पुस्तक जाति होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि रामायण है,
मान लीजिए मैंने रामायण नाम दे दिया, तो मैंने क्या करा, एक विशेष इकाई का बोध कराया कि स्पेशली हम रामायण की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम गीता की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम गीता के बारे में, महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए। समझ पाए? तो पुस्तक क्या हुआ, पुस्तक हुआ जातिवाचक, और जो रामायण या गीता मैंने एक विशेष इकाई का बोध करा दिया, वो क्या हुआ, वो हो गया व्यक्तिवाचक। बात क्लियर है? इसी तरीके से आप यदि और देखें, आप इसमें लेते हैं, आप कह देते हैं कि पर्वत, तो जातिवाचक क्या, जाति क्या हुई, पर्वत। लेकिन अगर उसमें आप विशेष इकाई का बोध कराएंगे, मान लीजिए आप कह देते हैं हिमालय, तो आपने विशेष इकाई का बोध करा दिया। समझ पाए आप मेरी बात को? जैसे हम कह देते हैं त्योहार, हमने कह दिया त्योहार, लेकिन त्योहार जातिवाचक हुआ। अब इसमें भी अगर मैं कह दूं कि दिवाली, इसमें भी मैं कह दूं तो व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्तिवाचक क्या हुआ, हमने एक विशेष इकाई का बोध करा दिया दीपावली कह के या होली कह के, तो वो क्या हुआ, वो व्यक्तिवाचक हुआ। हमने इकाई विशेष का बोध कराया है। समझ पा रहे होंगे अंतर? इस तरीके से जैसे देश कह दूं, देश में कह दूं अगर इकाई विशेष का बोध कराऊं तो दिल्ली कह दूं, ठीक है। अब इसी तरीके से दिशा कह दूं, दिशा, लेकिन अगर मैं इकाई विशेष का बोध कराने के लिए उत्तर कह दूं, नॉर्थ डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जाति में मैं अगर कह देता हूं ग्रह, ठीक है, तो व्यक्ति विशेष में क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा, इसमें आप ले सकते हैं फिर शनि, राहु, केतु, ये सब जो है। समझ पाए? लेकिन इनकी जाति क्या हुई, जातिवाचक क्या हुआ, ग्रह। समझ पाए? अखबार में आइए, अखबार में आएंगे क्या, दैनिक जागरण हमने कह दिया, तो दैनिक जागरण क्या हुआ, हमने एक विशेष इकाई का बोध करा दिया, वो क्या हुआ, वो व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन अगर मैं कह दूं अखबार, तो वो क्या हुआ, वो जातिवाचक हुआ। मुझे लगता है कि आप मेरी बातें सारी समझ पाए होंगे आसानी से, ठीक है। ये समझाने वाली बातें थी। जैसे अब मैं यदि आपको जो आपके कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हमको कुछ लिखने को नहीं मिला है आज, है कि वैसे तो हिंदी में काफ़ी लिखते हैं लेकिन आज कुछ लिखने को ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो लिखने वाली बातों पे आ जाइए कि जब जो पॉइंट अब आपको थोड़े से नोट डाउन करने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अरे क्या हो गया, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में जानिए अब थोड़ा सा सब। जो अब आपको जो चीज़ें आपको वो होती हैं जो लिखनी, जो किताब में लिखी मिलती हैं आपको, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए यही रटते आ रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था, मेरा जो आशय था कि आप रटे नहीं, ठीक है। आप रटेंगे नहीं। मैं अगर आपको यहाँ पे उसको लाके जोड़ दूं उन पुरानी बातों को, तो हम क्या कहेंगे, संज्ञा क्या है, जो सम प्लस ज्या से बना है। सम का मतलब है सम्यक रूप से, ज्या का मतलब है जानना, यानी कि जिसको हम सम्यक रूप से जाने वो संज्ञा है। सम्यक रूप से किसको जानेंगे, नाम को जानेंगे। अब नाम क्या है, मतलब जिसका विभेद होगा उसी को तो जानेंगे, जहां पे विभेद होगा उसी को जानेंगे सम्यक रूप से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी पृथ्वी जो संसार है, पूरे संसार का नाम अक्षय कुमार हो पुरुषों का, माधुरी दीक्षित हो जाए महिलाओं का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो नाम जो हुआ उसमें विभेद ही नहीं है कोई। समझ पाए? तो नाम क्या है, नाम विभेदक है। तो किसको जाना जाएगा, जो विभेदक हो। तो नाम क्या हुआ, विभेदक हुआ, इसलिए संज्ञा का एक पर्यायवाची आपको नाम भी मिल जाएगा। अब नाम अनंत है, इसलिए क्या होगा कि आपको महानाम भी इसका एक पर्यायवाची मिल जाएगा। इतनी बातें समझिए। अब मैंने कहा कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के जो नाम है वो संज्ञा है, वो संज्ञा है। आपकी भाषा में कहूं तो पदार्थ संज्ञा नहीं है, ये याद रखना है। पदार्थ का नाम संज्ञा है। मैंने कहा जो मैं बैठा हूं, जो मेरा शरीर है, ये पदार्थ है। लेकिन इससे जो मुझे नाम से जो जानते हैं, ललित नाम से, तो वो मेरा नाम हुआ, वो संज्ञा हुआ। यानी कि पदार्थ का जो नाम है वो संज्ञा है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, मोहन, रोहन, गीता आदि ये सब बुक में मिलता है। वस्तुओं के नाम में कुर्सी, टेबल, हथौड़ा, कुदाल। अब जो वो कुर्सी है वो कुर्सी संज्ञा नहीं है, लेकिन उस पदार्थ को कुर्सी नाम से बुलाते हैं, इसलिए वो संज्ञा है। बात क्लियर है? अब देखिए जैसे हमने कहा दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता, ये व्यक्तिवाचक में आ गए। समझ गए? विशेष इकाई का बोध हम करा रहे हैं। ठीक है? गुण, भाव, हंसना, रोना, गाना, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, ये सब समझ गए? तो मेनली ये चीजें रटने से ज्यादा अगर आप समझ के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके काम आएगा। ठीक है? चलिए, अब जो संज्ञा के प्रकार या भेद है, देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ये अब क्या होता है, जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है यहां से। ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 और 5। ठीक है? पुस्तकों में ज्यादातर अधिकांश पुस्तकें जो होंगी उसमें आपको 5 लिखा मिलेगा, क्योंकि वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी एक साथ जोड़ लेते हैं, तो उसको अलग अलग रखना है, याद रखना है कि एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? चलिए, तो एक तो हम दो प्रकार से संज्ञा के भेद समझते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर अर्थ के आधार पर भी 3 होते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जब मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब ये जो जातिवाचक है इसी के 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हो गया समूहवाचक संज्ञा, या आप संज्ञा कह लीजिए। ठीक है? तो अब आपको इनकी परिभाषा जान लेनी होगी। आपके मन में ये उत्कंठा हो रही होगी कि इनकी परिभाषा मिल जाती रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ की, तो मजा आ जाता। तो चलिए, ये वैसे अब यहाँ से पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन, फिर भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है? तो रूढ़ कौन से हैं? तो रूढ़ संज्ञाएं जिनके प्रत्येक खंड निरर्थक होते हैं, याद रखिए, जिनका क्या होता है, प्रत्येक खंड जो है निरर्थक है, वो रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं, है ना। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिन संज्ञाओं के शब्दों को यदि हम अलग कर दें तो उनका कोई वो अपना अर्थ नहीं देते हैं, वो अपना कोई अर्थ नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे हमने लिखा भी है नल, तो अगर हम नल को ना, धन, ल कर दें, अलग अलग कर दिया अगर हमने दोनों को, तो ना का कोई अर्थ है ना ला का कोई अर्थ है। ठीक है? घर, कल, जल, नल आदि इसके उदाहरण हैं। समझ पाए? तो रूढ़ क्या है, जो अलग होने के बाद अर्थ नहीं देती है। अब यौगिक क्या हो जाएगी? यौगिक देखिए, यौगिक यहाँ पे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, यौगिक। अच्छा, यौगिक पढ़ते टाइम एक बात और याद आ गई। अभी हमने पीछे आपको बताया था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में त्योहार। ठीक है? अभी जो हमने लास्ट वाले में जो पैसेज वैसे चेक किए थे उसमें भी हमने देखा था कि बच्चे त्योहार को ऐसे लिखा है कुछ लोगों ने और कलाकारी करके उस पर बिंदी भी लगाई है, याद है? तो वो उज्जवल और अतिशयोक्ति वाली क्लास याद कीजिएगा कि त्योहार में बच्चे ये है। ठीक है? इसको हम वाक्य जो शुद्ध वाले पाएंगे तब हम बताएंगे वैसे अच्छे से कि आप उज्जवल में गलती कहाँ करते हैं, किस किस में अधिक गलती होती है उनके बाद। लेकिन अभी यहाँ पे ये यौगिक से याद आ गया तो हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हमने पीछे लिखा है। तो त्योहार आपको याद रखना इस तरीके से है, त्योहार नहीं है और त्योहार भी नहीं है। सही है? आप सही उच्चारण कर लेंगे तो आप सही लिख पाएंगे। ठीक है? उच्चारण का खेल है। चलिए, अब यौगिक पे आते हैं। देखिए, रूढ़ में क्या है, वो अलग होने पर अर्थ नहीं देती है, जबकि यौगिक में क्या होगा, यौगिक में वो अर्थ देंगे। यानी कि एक से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनी संज्ञाओं को यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमखंड एक बेहतरीन उदाहरण है इसका, हिमखंड। अब हिमखंड में आप हिम को अलग कर दीजिए, खंड को अलग कर दीजिए, तो भी ये दोनों सार्थक शब्द हैं, इनका अर्थ है अपना। ठीक है? जैसे पाठशाला हो गया, गौशाला हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या रूढ़ अर्थ नहीं देंगे अलग होने के बाद, यौगिक अर्थ देगा। ठीक है? अब एक होता है तीसरा जो योग रूढ़ी है। योग रूढ़ी भी कोई खास नहीं है, उसके बारे में एक ही बात है कि जिनका कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है? या इसमें वो संज्ञाएं भी आती हैं जो अपने खंडों को छोड़कर दूसरा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पे जलज एक अच्छा उदाहरण आपके लिए रहेगा, आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। जैसे यदि हम जलज का खंड करें तो क्या हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, जा अलग हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल क्या है, सार्थक है, तो यहाँ क्या हुआ, जल का अर्थ क्या हुआ, पानी। और जो ये जा है, इस जा का अर्थ क्या हुआ, जन्म। समझे? तो अब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, इसका अर्थ हुआ पानी में जन्मा।
यानी कि पानी में कई जीव जंतु जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, एक जलज का जो अर्थ है वो कमल भी होता है। समझ गए? तो एक जलज का अर्थ क्या हुआ कि पानी में जन्मा, और एक जलज का अर्थ क्या हुआ, कमल। तो आप समझे, वे संज्ञाएं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, या आप ये कह लीजिए कि अपने खंडों को छोड़कर दूसरा अर्थ भी देते हैं, वो होती है योग रूढ़ी संज्ञा। समझ पाए? रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। ठीक है, रूढ़ी अलग होने पे अर्थ नहीं देगी, यौगिक जो है अपना अपना अर्थ देंगे, और रूढ़ योगी में जो है एक विशेष अर्थ निकलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक वाला, इसको हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही दिया आपको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक रह गया तो एक अलग कक्षा करेंगे, तब अगली क्लास में हम भाववाचक को लेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और जाननी है। क्लास लंबी होती जा रही है, इसलिए आज इसको यहीं पे रोकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यदि कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाना, शाम तक आपको रिप्लाई हो जाएगा, लेट नाइट तक भी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।